हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा, ये हमारी टॉप 1500 सीरीज़ का पार्ट नंबर 16 है। जिन्होंने पार्ट 1 से लेके 15 तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फिजिक्स टॉप 1500 नाम से, तो वहाँ जाके आप हमारी सारी वीडियोज़ 1 बाई 1 देख सकते हो, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। फिजिक्स टॉप 1500 नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो वहाँ भी आप हमारी सारी वीडियोज़ 1 बाई 1 देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जा सकती है? एक्स तरंग है, रेडियो तरंग है, प्रकाश तरंग है, सूक्ष्म तरंग है। बात करें इंग्लिश में, विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव्स कैरीज द मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन? एक्स रेज, रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। और जैसा कि आपको पता होगा, हम इस सीरीज को एक मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट की तरह ले रहे हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहे 15 आउट ऑफ, आज भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 15 है, तो जो भी आपका स्कोर रहे 15 आउट ऑफ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स रेज यानी एक्स तरंगें। बात करें इसके कॉन्सेप्ट की, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने नीचे लिखा है। मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। यानी अधिकतम ऊर्जा प्रति फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति के। और आपको पता होगा एक्स रेज की क्या होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी अधिकतम आवृत्ति होती है एक्स किरणों की। ठीक है, तो इसलिए जो इसकी मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन होगी वो भी क्या होगी? अधिकतम होगी फ्रीक्वेंसी के कारण, क्योंकि ये क्या है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन भी ज़्यादा होंगे, यानी प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा भी ज़्यादा होगी अगर उसकी आवृत्ति ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, एक्स तरंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित धातुओं में से किस एक को नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा आंतरण हेतु सोडियम में मिश्रित किया जाता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। बात करें इंग्लिश में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अलाउड विथ सोडियम टू ट्रांसफर हीट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, पोटेशियम। ठीक है, सोडियम के साथ किसको लेते हैं? पोटेशियम को लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब एकांक आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर से होकर गुजारा जाता है तो किया गया कार्य का मान होता है। व्हेन अ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ वर्क डन 1 EV, 2 EV, 4 EV, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हो, 3 वोल्ट हो, कोई भी हो, तो जैसा दे रखा है उसी में हम ईवी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए 1 वोल्ट की, तो आपका वर्क डन कितना होगा? 1 EV होगा। बात करें 2 वोल्ट की, तो आपका वर्क डन कितना होगा? 2 EV होगा। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आप कभी भी इसका सॉल्यूशन करने मत बैठ जाना, डायरेक्ट आंसर करना। अगर 1 वोल्ट है तो 1 EV, 2 वोल्ट है तो 2 EV। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कृशिका का परम ताप आधा कर दिया जाए तो उत्सर्जित ऊर्जा हो जाएगी। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज हाफ, देन एमिटेड एनर्जी इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे लिखा है। देखो, अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ, स्टीफन का नियम क्या बोलता है? E बराबर सिग्मा T4। अब E2 अपॉन में E1 क्या हो जाएगा? सिग्मा टेम्परेचर कितना कर दिया गया था? आधा, तो T अपॉन में 2 की पावर 4, T अपॉन में 2 की पावर 4 अपॉन में T4। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, T अपॉन में 4, 2 की पावर 4 यानी 16 अपॉन में 16 इंटू T की पावर 4, T की पावर 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन में 16 आपका राइट आंसर होगा। आप इसको इजीली वे में इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। अब टेम्परेचर कितना कर दिया है? आधा, तो 1/2 की पावर 4 यानी 1/16। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर लो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आएगा, चाहे आप कैसे भी कर लो, 1/16 टाइम्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
1 किलोवाट का कार्नो इंजन 327 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है तो इंजन की दक्षता होगी। बात करें इंग्लिश में, 1 किलोवाट कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 3 to 7 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले देखो, हमें डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, हमें इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो जब भी हम डिग्री सेल्सियस को चेंज करते हैं केल्विन में तो 273 का ऐड करते हैं, 273 का क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब ऐड करेंगे 3 to 7 में 273 तो आपका टोटल आएगा 600 केल्विन। बात करें 27 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो ऐड करेंगे 273 तो टोटल आएगा 300 केल्विन। और एक और बात, ये कौन सा टेम्परेचर है, T1, और बाद वाला कौन सा होगा, T2 टेम्परेचर होगा। तो T2 आपका होगा 300 केल्विन और T1 होगा आपका 600 केल्विन। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ नीचे। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, फॉर्मूला आपको पता होगा 1 - T2 अपन में T1। अब T2 कितना था, 300 केल्विन, T1 कितना था, 600। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, 1/2 यानी 0.5, और 0.5 को हम चेंज करेंगे परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई यानी 50% आपका राइट आंसर होगा। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, 50%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द RMS वैल्यू ऑफ एन AC ऑफ 50 हर्ट्ज इज 10 एम्पेयर। द टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन रीचिंग फ्रॉम 0 to मैक्सिमम वैल्यू एंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी। बात करें हिंदी में, 50 हर्ट्ज के AC के RMS का मान 100 एम्पेयर है, 10 एम्पेयर है। अल्टरनेटिंग करंट को शून्य से अधिकतम मान और करंट के चरम मान तक पहुंचने में लगने वाला समय होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, तो वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। मैं एक बार क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूं, आपको थोड़ा और जूम कर दे रहा हूं देखने में आसानी हो। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे लिखा है भाई ताकि आपको आसानी हो समझने में। टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच द मैक्सिमम वैल्यू, धारा को अधिकतम ऊंचाई पर लिया गया समय होगा। फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल टी होता है कैपिटल T अपॉन में 4। अब कैपिटल T को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में म्यू यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी देर की है, 50 हर्ट्ज, तो 1 अपॉन में 4 × 50। तो हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका राइट आएगा 5 × 10⁻³ सेकेंड। सेकेंड हमसे क्या पूछा था, पीक करंट। तो पीक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I0 = RMS × √2, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या होता है, IRMS होता है, I0 अपॉन में √2। तो यहाँ से हम I0 निकाल लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे √2 का। तो IRMS की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 करंट, और √2 का √2 ही रहने दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14.14 आपका एम्पेयर राइट आंसर आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स की हेल्प ले सकते हो। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, 5 × 10⁻³ सेकेंड एंड 14.14 एम्पेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई इस वीडियो का टारगेट 80 लाख है, केवल और केवल छोटा टारगेट है, ठीक है। अगर आपका 80 लाख टारगेट इस वीडियो पे पूरा नहीं हुआ तो वीडियो भाई डिले हो सकती है थोड़े दिन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टारगेट पूरा करना है 80 लाख, ठीक है, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप टारगेट को कितने दिन में अचीव करते हो, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो भाई वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो काफी इजी क्वेश्चन है भाई, आई होप सभी ने इसका राइट आंसर दिया होगा, क्योंकि आपको पता होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, 2f। अब फोकल लेंथ कितनी दे रही है, 20, यानी 2 × 20 यानी 40 सेंटीमीटर। बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, 40 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैं जूम कर दे रहा हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अभिकेंद्रीय त्वरण है, कांस्टेंट वेक्टर एक निरंतर सदिश, कांस्टेंट स्केलर एक निरंतर अदिश,
ऑप्शन सी अ मैग्नीट्यूड चेंजिंग वेक्टर, एक परिमाण बदलते सदिश। ऑप्शन डी नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, निरंतर सदिश नहीं है। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई जो सेंटीमीटर एसेशन होता है, अभिकेंद्र त्वरण होता है, वो क्या होता है, नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, यानी निरंतर सदिश नहीं है। बात करें राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग अचानक बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करें इंग्लिश में, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज सडनली इंक्रीज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल बी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अनचेंज रहेगा यानी अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब कभी भी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इक्वेटर पे वेट क्या होगा, घटेगा। यदि घट रही है तो वेट होगा इक्वेटर पे, वो क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इन्वर्सली होता है। यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। बट अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि इक्वेटर पे नहीं, पोल पर क्या होगा, यानी ध्रुव पर, ध्रुव पर क्या होगा यानी पोल पर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन अनचेंज्ड, यानी अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अगर आपसे पोल पूछे तो रिमेन अनचेंज्ड यानी अपरिवर्तित, और इक्वेटर पूछे तो मैंने आपको बता दिया है, उल्टा आपको करना है। अगर बढ़ा रहा है वेलोसिटी तो वेट क्या होगा, इक्वेटर पे कम होगा, यदि कम कर रहा है तो बढ़ेगा। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि लंबवत बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक होगा। इफ अ परपेंडिकुलर फोर्स इंक्रीज डबल देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी अनचेंज्ड, हाफ, ट्वाइस, नन ऑफ दीज। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, अनचेंज्ड यानी अपरिवर्तित रहेगा। चाहे आप परपेंडिकुलर फोर्स 4 गुना करो, 100 गुना करो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो यानी आप इसको कितना ही इंक्रीज करो, कितना ही कम करो, ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ऑप्शन ए विल बी राइट, अनचेंज यानी अपरिवर्तित रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई कभी भी 10 में आंसर नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बाकी के सारे क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, केवल ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं करता। हमेशा याद रखना, कभी भी आपसे पूछे तो 10 वाला कभी नहीं आता, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक मिनट, पहले इंग्लिश हिंदी में पढ़ लेते हैं, बाद में इंग्लिश में पढ़ लेंगे ताकि आपको आसानी से दिखे। एक पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है तो इसकी गति होगी आवर्त एवं सरल आवर्त गति, आवर्त किंतु सरल आवर्त नहीं, आवर्त गति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें इंग्लिश में, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, अ पीरियोडिक, या नन ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्त किंतु सरल आवर्त नहीं। यानी बात करें इंग्लिश में, पीरियडिक तो होगा बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। काफ़ी टाइम भाई रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और आगे भी फुल चांसेस है, गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है। चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय निरक्ष, भौगोलिक ध्रुव, या कर्क रेखा। बात करें इंग्लिश में, एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स हॉरिजेंटल, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक इक्वेटर, ज्योग्राफिकल पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका।
तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, चुंबकीय निरक्ष यानी मैग्नेटिक इक्वेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो? कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट अफेक्टेड इफ द नेट वर्क डन ऑन इट इज पॉजिटिव, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, बिकम्स जीरो। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट। बात करें हिंदी में, जब आपका कार्य धनात्मक होता है तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। यदि आपका जो कार्य है ऋणात्मक होता तो गतिज ऊर्जा कम हो जाती, यानी डिक्रीज हो जाती। अगर पॉजिटिव है तो बढ़ेगी, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज होगी, यानी कम होगी। आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक गेंद धरातल से 25.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से सीधे ऊपर की तरफ फेंकी गई है। गेंद अपनी यात्रा के उच्चतम बिंदु पर कितने समय में पहुंचेगी? ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 25.5 मीटर प्रति सेकंड। द बॉल विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट इट्स जर्नी इन। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे लिखा है ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा अपॉन में जी। जब जाने का भी हमें ऐड करना है और आने का भी हमें ऐड करना है, तब निकल के आता है 2u sin थीटा अपॉन में जी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें केवल ऊपर जाने का पूछा है, तो इसलिए हम u sin थीटा अपॉन में जी लेंगे। अगर नीचे का भी बोलता तो हम इसको ऐड कर लेते और फॉर्मूला बन जाता 2u sin थीटा अपॉन में जी, यानी पूरे उड़न काल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin थीटा अपॉन में जी। बट हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केवल और केवल ऊपर जाने का पूछा है, इसलिए हम u sin थीटा अपॉन में जी लेंगे। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है? 25.2, और मैक्सिमम पॉइंट पे यानी वर्टिकल गया है sin 90, और बात करें जी की वैल्यू 9.8। तो 25.2 अपॉन में 9.8, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2.57 सेकेंड आपका राइट आंसर निकल के आएगा। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको टारगेट 80 लाइक्स पूरा करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस टारगेट को 2 या 3 घंटे में पूरा करते हो या 2 दिन में पूरा करते हो। अगर 2 दिन में पूरा होता है टारगेट तो आपकी वीडियो डिले हो जाएगी फिजिक्स की, वो 2 दिन बाद ही आएगी। ठीक है, तो सभी भाई लोग इस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग दें, ठीक है, ताकि हम 80 लाइक्स आसानी से गेन कर लें। क्योंकि आपको पता है यार, इतनी मेहनत के लिए अगर 80 लाइक्स नहीं आ रही वीडियो पे तो बेकार, मतलब बहुत बुरा लगता है अंदर से। तो आई होप सभी भाई लोग इसमें शामिल होंगे 80 लाइक्स पूरे करने में। और भाई सभी भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।